हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हरिओम सिंह यादव और आप देख रहे हैं ला ऑनलाइन। हम डेली करंट अफेयर के आज अपने दूसरे क्लास में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इनमें से पहला बिंदु है राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल। राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल की बात करें तो इस पोर्टल को संचालित करने वाले मंत्रालय कौन सा है? अगर इसके मंत्रालय की बात करें तो इसको श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। इसे कौन संचालित करता है? राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल को कौन सा मंत्रालय संचालित करता है? श्रम और रोजगार मंत्रालय। श्रम और रोजगार मंत्रालय। अगर हम इस पोर्टल की बात करें कि इससे हमें कौन कौन सी सेवाएं प्राप्त होती हैं, कौन कौन सी सेवाएं प्राप्त होती हैं, तो इनमें से पहली सेवा है सरकारी कार्यों की, सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी। इससे हमें सबसे पहले तो सरकारी क्षेत्र की नौकरियों की जानकारी मिलती है। दूसरी बात, इसी निजी क्षेत्र की नौकरियों की भी जानकारी मिलती है हमें इसके विषय में। सरकारी क्षेत्र की नौकरी और निजी क्षेत्र की नौकरी। तीसरी है इसमें नौकरी मेलों की जानकारी मिलती है। जो रोजगार मेले लगते हैं उनके विषय में हमें इसके द्वारा जानकारी मिलती है। चौथा, नौकरी की खोज कर सकते हैं हम इस पे। पांचवा, कैरियर परामर्श। इसके द्वारा हम कैरियर परामर्श की सुविधा भी प्राप्त है हमें होती है हमारे लिए। अगर हम और आगे बढ़ें तो इसके द्वारा व्यावसायिक मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाता है। व्यावसायिक मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाता है। अगर और कौशल विकास जो पाठ्यक्रम की जानकारी है, कौशल विकास से संबंधित जितने भी पाठ्यक्रम हैं उनके विषय में भी हमें इससे जानकारी मिलती है। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी जानकारी मिलती है। कौशल प्रशिक्षण से संबंधित भी जानकारी मिलती है। ये सारी जानकारियाँ हमें किससे प्राप्त होती हैं? हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल की। किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल की। राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल की जब हम बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल की। राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल की। किस मंत्रालय द्वारा इस पोर्टल को संचालन किया जाता है? श्रम और रोजगार मंत्रालय। श्रम और रोजगार मंत्रालय। इससे कौन सी सेवाएं प्राप्त होती हैं? सरकारी क्षेत्र की नौकरियों की जानकारी मिलती है इससे हमें। प्राइवेट प्राइवेट निजी क्षेत्र की नौकरियों की जानकारी मिलती है हमें। नौकरी मेलों की जानकारी मिलती है इससे हमें। नौकरियों को हम इससे खोज कर सकते हैं नौकरी के विषय में। कैरियर परामर्श मिलता है, व्यावसायिक मार्गदर्शन मिलता है, और क्या मिलता है इससे हमें? कौशल विकास कार्यक्रम, जो कौशल विकास से संबंधित पाठ्यक्रमों की जानकारी मिलती है। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को की जानकारी भी मिलती है। हम आगे बढ़ते हैं हम, और हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जीवन योजना की। प्रधानमंत्री जीवन योजना की किसकी बात करेंगे? प्रधानमंत्री जीवन योजना की। हम प्रधानमंत्री जीवन योजना की बात करेंगे। प्रधानमंत्री जीवन योजना की किसकी? प्रधानमंत्री जीवन योजना की। ये योजना क्या है? वातावरण के अनुकूल फसल अवशेष निवारण। वातावरण के अनुकूल जो फसलों का अवशेष है उसके निवारण के लिए ये योजना शुरू की गई है। कब शुरू की गई थी ये योजना? वर्ष 2019 में। कब शुरू की गई थी? वर्ष 2019 में। इसका उद्देश्य क्या है? अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है लिग्ना सेल्यूलोसिक और बायोमास। लिग्ना सेल्यूलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय कच्चे माल का उपयोग करके उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं की स्थापना करना। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें दो चीज़ें हमें समझनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जीवन योजना की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2019 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 2019 में। और ये क्यों शुरू की गई थी? किसानों का जो फसल अवशिष्ट होता है उस फसल अवशिष्ट का उपयोग करके उससे जैव ईंधन बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। इससे किसानों को क्या लाभ होगा?
इससे किसानों को, अगर लाभ के बात करें, परियोजना की स्थापना करना किसानों को इनके अन्यथा जो किसानों का जो फसल अवशिष्ट होता है, इससे किसानों को लाभ क्या होगा, इससे किसानों को लाभ होगा, किसानों को उनके जो अन्यथा बर्बाद होने वाले कृषि अवशेषों के लिए लाभकारी आय प्राप्त होगी, जिससे जो किसान है अपनी, जैसे पराली है, किसान पराली को जला देते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं, या इससे क्या होता है, किसानों को पर्यावरण का प्रदूषण होता है। लेकिन अब इस योजना के तहत कोई परियोजना स्थापित की जाएगी और उससे जैव ईंधन बनाया जाएगा, इससे किसानों को आय पैदा होगी, किसानों को अवशेषों से लाभकारी आय पैदा होगी। अगला क्या है, कृषि अवशेषों के जलने होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण का समाधान होगा। इससे और क्या होगा, इससे जो कृषि अवशेषों के जलाने से होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण का समाधान होगा, पर्यावरणीय प्रदूषण का समाधान होगा। जब उस ईंधन का हम जब हम उसका ईंधन का हम ईंधन बना लेंगे तो उससे क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। अगली बात करें, इसमें है नगर पालिका ठोस, जो नगर पालिकाओं पर ठोस अपशिष्ट है उससे मृदा और जलवायु प्रदूषण को रोकना। जैसे नगर पालिकाओं से निकलने वाला जो ठोस अपशिष्ट होता है वह जलवायु, मृदा के लिए और जल को प्रदूषित करता है। इससे जब उसका उपयोग हम एथेनॉल निर्माण में करेंगे या जैविक ईंधन में करेंगे, तब उससे ये प्रदूषण कम हो जाएगा। आगे बात करें स्वच्छ भारत मिशन को, स्वच्छ भारत मिशन, ये स्वच्छ भारत मिशन है, इसमें सहयोग करना, योगदान देना। भारत के स्वच्छ भारत मिशन में भी इससे योगदान दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस योजना के तहत क्या हो रहा है, इस योजना के तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इस योजना के तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हरियाणा के पानीपत में वाणिज्यिक द्वितीय श्रेणी की धान की पराली आधारित कच्चा माल बायो एथेनॉल परियोजना स्थापित की गई है। कहाँ की गई है, किसके द्वारा की गई है, इंडियन ऑयल कारपोरेशन के द्वारा, लिमिटेड के द्वारा। कहाँ की गई है, हरियाणा के पानीपत में की गई है। और इसमें कच्चा ईंधन क्या होगा, धान की पराली बनाया क्या जाएगा, बायो एथेनॉल परियोजना, एथेनॉल का निर्माण किया जाएगा। अगर हम आगे देखें, इसी प्रकार की एक परियोजना का निर्माण नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने असम के नुमालीगढ़ में एक बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना की स्थापना की है। बायो रिफाइनरी परियोजना की स्थापना किसने की है, जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है, उसने असम के नुमालीगढ़ में बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना की स्थापना की है। हम आगे बढ़ें, 2022 के संशोधन के बाद इस प्रधानमंत्री जीवन परियोजना में 2022 में संशोधन किया गया, और संशोधन के बाद क्या जोड़ा गया, जो क्षतिग्रस्त अनाज है, यानी टूटा फूटा जो अनाज है, जो क्षतिग्रस्त अनाज है या टूटा फूटा अनाज है, टूटा हुआ अनाज है, उसके उपयोग द्वारा भी एथेनॉल का निर्माण किया जा सकता है। अगला क्या है, बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025। हम किसकी बात कर रहे हैं, बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 की बात कर रहे हैं। बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 की किसकी बात कर रहे हैं, बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 की। इस अधिनियम की चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये अधिनियम 5 कानूनों में संशोधन करता है। कितने कानूनों में संशोधन करता है, ये 5 कानूनों में। कौन कौन से कानून है, पहला कानून है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन करता है। दूसरा है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955। बैंकिंग कंपनियां
उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। बैंकिंग कंपनियां अधिनियम। उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1980। ये 5 कानून हैं जिनमें ये अधिनियम बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 इन 5 कानूनों में संशोधन करता है। संशोधन के बाद क्या करता है, इस कानून के उपबंध 2 चरणों में लागू हुए हैं। पहली बात तो यह है कि इस कानून के उपबंध 2 चरणों में लागू हुए हैं। कितने चरणों में लागू हुए हैं? 2 चरणों में। इस कानून की जो धारा 3 से 5 है, 3, 4, 5 और धारा 15 से 20 तक की धाराएं 1 अगस्त 2025 से लागू हुई हैं। कब से लागू हुई हैं? इस कानून की धारा 3 से लेकर 5 तक की धाराएं और धारा 15 से 25 तक की धाराएं 1 अगस्त 2025 से लागू हुई हैं। अगर इसके दूसरे सेगमेंट की बात करें तो धारा 10 से लेकर 15 तक की जो धाराएं हैं वो नॉमिनेशन से संबंधित है, नॉमिनेशन प्रोविजन से संबंधित है और ये 1 नवंबर 2025 से लागू हुई हैं। कब से लागू हुई हैं? 1 नवंबर 2025 से 25 से लागू हुई हैं। अब अगर हम इस अधिनियम में बात करें तो इस अधिनियम में क्या है, जमाकर्ता अपने बैंक खातों के लिए जमाकर्ता अपने बैंक खातों के लिए साधारण या क्रमिक रूप से अधिकतम 4 लोगों को नामांकित कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति का किसी बैंक में कोई पैसा जमा है तो वह अगर उसके नॉमिनेशन की बात आए तो वह क्रमिक रूप से 4 व्यक्तियों को, कितने लोगों को? अधिकतम, साधारण या क्रमिक रूप से अधिकतम 4 लोगों को, कोई व्यक्ति अधिकतम कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकता है? 4 लोगों को कर सकता है। ये धारा कौन सी? धारा 10 से लेकर 13 के बीच उपबंध किया गया है। अगली बात है पर्याप्त हित को परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम में पर्याप्त हित को परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है? पर्याप्त हित 5 लाख। पहले पर्याप्त हित का मतलब क्या था? 5 लाख। अगर पहले पर्याप्त हित का मतलब 5 लाख रुपया था, अब बढ़ाकर इसे 2 करोड़ कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? कितना कर दिया है? 2 करोड़। 5 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया है। अगर पर्याप्त हित का मतलब क्या होगा? अगर कहीं पर किसी व्यक्ति की 2 करोड़ की राशि है तो वह उसमें उसका पर्याप्त हित है। आगे है सहकारी बैंकों में शासन। क्या है? सहकारी बैंकों में शासन। ये क्या है? सहकारी बैंकों में शासन की बात कर रहे हैं जब हम, तो निदेशकों का कार्यकाल 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। निदेशकों का कार्यकाल कितना कर दिया गया है? निदेशकों का कार्यकाल 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। लेकिन इसमें अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक शामिल नहीं हैं। जो अध्यक्ष होते हैं और पूर्णकालिक और निदेशक होते हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है। लेकिन निदेशकों का कार्यकाल में वृद्धि कर दी गई है। 8 से कितना कर दिया गया है? 8 से 10 कर दिया गया है। उसके बाद अगर हम पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक, जो पीएसबी के हैं उनके ऑडिट की बात कर रहे हैं। किसकी बात करेंगे? पीएसबी के ऑडिट। पीएसबी में ऑडिट सुधार की बात करेंगे हम। पीएसबी के ऑडिट सुधार में क्या किया गया है? पीएसबी को, पब्लिक सेक्टर बैंकों को, ऑडिटरों को पारिश्रमिक तय करने का अधिकार दिया गया है। अगर कोई पब्लिक सेक्टर बैंक अपना ऑडिटर नियुक्त करती है तो वह अब उसका पारिश्रमिक तय कर सकेगी। पहले शायद उन्हें ये अधिकार नहीं था। दूसरा क्या है? बिना दावे वाले, अगर कोई संपत्ति ऐसी है जिसका कोई दावेदार नहीं है या किसी ने उस पर दावा नहीं किया है तो ऐसे शेयरों को, ब्याज को और बांड को मोचर
मोचन राशि को, बांड मोचन राशि को विधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि, विधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि, विधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाएगी। क्या किया जाएगा? अगर कोई व्यक्ति शेयर है, ब्याज है, बांड मोचन है, तो इस राशि का अगर कोई दावा नहीं करता है, दावे वाली राशि नहीं है, तो इसको विधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाएगी। आगे है प्रणाली की प्रक्रियात्मक दक्षता, प्रणाली की प्रक्रियात्मक दक्षता। इसमें क्या है? बैंकों और सहकारी बैंकों को वैधानिक रिपोर्टिंग में संशोधन किया गया है। बैंकों और सहकारी बैंकों के वैधानिक रिपोर्टिंग में संशोधन किया गया है। बैंकों और सहकारी बैंकों को वैधानिक रिपोर्टिंग में संशोधन किया गया है। और ये संशोधन क्या है? पहले जिन्हें अंतिम शुक्रवार या वैकल्पिक शुक्रवार कहा जाता था, अब महीने के अंतिम दिन या पखवाड़े के अंतिम दिन जैसा भी लागू हो कर दिया गया है। जो वैधानिक रिपोर्टिंग प्रणाली थी वो कब की जाती थी? पहले अंतिम शुक्रवार को या वैकल्पिक शुक्रवार को की जाती थी, लेकिन वह अब महीने के अंतिम दिन या पखवाड़े के अंतिम दिन वैधा की जाएगी। एक्सरसाइज गरुड़ 2025, एक्सरसाइज गरुड़ 2025 की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? एक्सरसाइज गरुड़ 2025 की बात। ये एक्सरसाइज गरुड़ 2025 का अभी में जो एक्सरसाइज गरुड़ 2025 हुई है, ये उसका कौन सा एडिशन था? ये उसका 8वां एडिशन था। कौन सा संस्करण था? 8वां संस्करण। उसका कौन सा एडिशन था? ये उसका 8वां संस्करण था। ये 8वां संस्करण कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस। एक्सरसाइज गरुड़ वायुसेना की अभ्यास है, वायुसेना का अभ्यास है, एक्सरसाइज है। ये किन किन देशों के बीच होता है? भारत के बीच और फ्रांस के बीच। ये गलत है, फ्रांस के बीच। भारत और फ्रांस के बीच होता है। किसके बीच होता है? फ्रांस के बीच। भारत की तरफ से इसमें सुकोई 30 MKI ने भाग लिया था। किसने लिया था भाग? सुकोई MKI 30 MKI ने, सुकोई 30 MKI ने इसमें भारत की तरफ से भाग लिया था। उनकी सहायता IL-17 एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट ने की थी। उनकी मदद किसने की थी? IL-17 एयर टू एयर फ्यूलिंग एयरक्राफ्ट ने की थी। साथ में ही उनकी सहायता C-17 ग्लोब मास्टर 3 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी उनके साथ शामिल हुआ था। अगर हम बात कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं? एक्सरसाइज गरुड़ 2025 की। एक्सरसाइज गरुड़ 2025 का अभी जो संस्करण हुआ है वो कौन सा संस्करण था? 8वां संस्करण था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। इसमें कौन शामिल होता है? वायुसेना शामिल होती है। कहाँ की? भारत की और फ्रांस की। भारत की तरफ से किसने इसमें भागीदारी की थी? सुकोई 30 MKI के द्वारा की गई थी। इसमें IL-17 एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और C-17 ग्लोब मास्टर 3 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने इनकी मदद की थी। अगर आगे बढ़े हम PM डिवाइन योजना की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? PM डिवाइन योजना की जब हम बात कर रहे हैं तो PM डिवाइन योजना क्या है? पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल है। क्या नाम है इसका पूरा? पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल। इसकी घोषणा कब हुई थी? केंद्रीय बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी। कब की गई थी? केंद्रीय बजट 2022-23 में। अगर इसके कुल परिव्यय की बात करें, तो 2022 से लेकर 26 तक लगभग 6,600 करोड़ का बजट रखा गया था। इसका कितना बजट रखा गया था? 2022 से लेकर 2026 तक लगभग 6,600 करोड़ रुपये का बजट रखा था। कितना बजट था इसका? 6,600 करोड़ रुपया।
अगर वित्त पोषण की बात करें तो इस योजना का वित्त पोषण 100% केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? 100% केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके कार्यान्वयन की बात करें तो इसका कार्यान्वयन राज्यों की एजेंसियों द्वारा किया जाता है। राज्यों द्वारा किया जाता है या राज्यों की एजेंसियों द्वारा किया जाता है। अगर इसके निगरानी की बात करें, इसकी निगरानी की बात करें, इसकी निगरानी की बात करें तो इसकी निगरानी केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसका कार्यान्वयन तो राज्यों द्वारा किया जाता है, लेकिन निगरानी केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। और इन परियोजनाओं को आगे इसमें एक बात और कही गई है, इन परियोजनाओं को ईपीसी आधार पर लागू किया जाता है। ईपीसी क्या है? ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, ये क्या है? इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन एक प्रोजेक्ट डिलीवरी मॉडल है, यानी एक परियोजना समर्पण मॉडल है, जिसमें एक ही ठेकेदार डिजाइन बनाता है, आवश्यक सामग्री की खरीद करता है और निर्माण की पूरी जिम्मेदारी लेता है। मान लीजिए अगर आपने किसी ठेकेदार को किसी परियोजना का ठेका दे दिया, तो उस परियोजना की जो डिजाइन होगी वही ठेकेदार बनाएगा। उस परियोजना को पूरा करने के लिए जो जिन जिन चीज़ों की, सामानों की ज़रूरत होगी, जिन वस्तुओं की, उनकी खरीद भी वही ठेकेदार करेगा। साथ ही साथ वह उस परियोजना को निर्माण भी करेगा, जरूरी सामानों की खरीद भी करेगा, डिजाइन भी बनाएगा, सामानों की खरीद भी करेगी और उसे कंप्लीट भी करेगा। इसी को ईपीसी मॉडल कहा जाता है। ईपीसी मॉडल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। ऑपरेशन ट्राइडेंट की बात कर लें। ऑपरेशन ट्राइडेंट की बात कर लें। ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या है? ऑपरेशन ट्राइडेंट वर्ष 1971 की बात है। कब की बात है? 1971 की, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने, किसने? भारतीय नौसेना ने एक आक्रामक अभियान चलाया और उसी आक्रामक अभियान को ऑपरेशन ट्राइडेंट कहा गया है। ये अभियान क्यों चलाया गया था? भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लगभग 4 या 5 दिसंबर की बात है, भारतीय नौसेना ने जिसमें रात को चलाया जिसमें पाकिस्तानी जहाज़ों और प्रतिष्ठानों को भारी नुकसान पहुंचाया। जो इसने क्या है, कराची बंदरगाह पर अटैक कर दिया भारतीय नौसेना ने और उसके जहाज़ों को नष्ट कर दिया गया। इसी उपलक्ष्य में जब से 4-5 दिसंबर की रात को चलाया गया था ये अभियान, तभी से भारत 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना अपना नौसेना दिवस मनाती है। कब मनाती है? 4 दिसंबर को। अब हम इस बात पे चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कल भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया था भारत को। आगे बढ़ते हैं। चांदी के आभूषणों के लिए अनिवार्य HUID, चांदी के आभूषणों के लिए अनिवार्य HUID क्या है? अनिवार्य हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान। होता क्या है, जो चांदी के आभूषण हैं उनके लिए जो हॉलमार्किंग प्रणाली है वो वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं की गई है। लेकिन जिन आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग की व्यवस्था, हॉलमार्क लग जाता है, उनके लिए HUID अनिवार्य है। यानी हॉलमार्किंग व्यवस्था तो वैकल्पिक है, लेकिन अगर हॉलमार्क लग जाता है तो उसके लिए HUID अनिवार्य हो गया है। अगर हम सिल्वर के या चांदी के सामानों के लिए जो HUID सिस्टम है वो लागू होने की बात करें उसके, तो ये 1 सितंबर 2025 से लागू हुआ है। कब से लागू हुआ है?
1 सितंबर 2025 से। HUID क्या है? HUID क्या है? ये 6 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड है। 6 अंकों का, कितने अंकों का होता है HUID? सिल्वर के लिए जो HUID लागू की गई है वह कितने अंकों का होता है? 6 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। क्या होता है कि जब ये अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है तो 6 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। इसमें साथ ही इस पर जब इस चांदी पे ये हॉलमार्क लगाया जाता है उस पर BSI का भारतीय स्टैंडर्ड अथॉरिटी का जो भारतीय मानक ब्यूरो है उसका मानक चिन्ह भी लगाया जाता है। जिस चांदी के सामान पर HUID का हॉलमार्क लगाया जाता है उस पर BSI का मानक चिन्ह भी लगाया जाता है। उसमें सिल्वर शब्द भी लिखा जाता है, उस पर सिल्वर शब्द भी लिखा जाता है। साथ ही उस पर उसकी शुद्धता ग्रेड भी लिखी जाती है। साथ ही उस पर शुद्धता ग्रेड भी लिखी जाती है। ये सारे काम जिस पर अगर किसी भी सिल्वर किसी भी ऐसा कोई भी सिल्वर का सामान जिस पर HUID हॉलमार्क किया गया है, HUID की हॉलमार्किंग की गई है, हॉलमार्क HUID की हॉलमार्किंग की गई है, उसकी HUID नंबर HUID कोड डालकर अल्फा न्यूमेरिकल दर्ज करके BIS केयर ऐप BIS केयर ऐप एक BIS केयर ऐप है। इस पर BIS केयर ऐप है। इस ऐप पर HUID दर्ज करके जिस कोई भी सिल्वर की धातु है उस धातु के अगर हम HUID दर्ज करें इस केयर ऐप पर तो उसकी प्रमाणिकता की जा सकती है कि उस पर की जाने वाली जो क्वालिटी है वो ठीक है, उसकी ग्रेड क्या है और उसके बारे में क्या वो उसके बारे में पूरी जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी। अगर इस ऐप की बात करें तो ये ऐप 12 भाषाओं में उपलब्ध है। हिंदी, इंग्लिश सहित लगभग 12 भाषाओं में उपलब्ध है। अगर हम चांदी के ग्रेड की बात करें, चांदी के ग्रेड की बात करें, चांदी की शुद्धता के लिए 7 ग्रेड निर्धारित हैं। कितने ग्रेड निर्धारित हैं? 7। चांदी की शुद्धता के 7 ग्रेड हैं वर्तमान में। कितने हैं? पहला है 800 का, दूसरा है 835 का, तीसरा है 925 का, चौथा है 958 का, पाँचवा है 970 का, छठा है 990 का और सातवां है 999 का। ये 8 ग्रेड की चांदी के लिए हॉलमार्क किया जाता है। अगर हम आगे बढ़ें, भारतीय मानक ब्यूरो, ये हॉलमार्किंग कौन करता है? भारतीय मानक ब्यूरो करता है। भारतीय मानक ब्यूरो करता है। अब हम बात कर रहे हैं भारतीय मानक ब्यूरो की। तो ये उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये किसके अधीन कार्य करता है? उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। भारतीय मानक ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? ये उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। उसके बाद है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना वर्ष 1947 में हुई थी। कब हुई थी? 1947 में। इसकी स्थापना वर्ष 1947 में हुई थी और तब इसका नाम भारतीय मानक संस्थान था। तब इसका नाम क्या था? भारतीय मानक संस्थान। फिर इसे भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 आया और इस अधिनियम ने इसका नाम भारतीय मानक ब्यूरो कर दिया। भारतीय मानक ब्यूरो कर दिया। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें, तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। कहाँ है इसका मुख्यालय? दिल्ली में। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 5। आगे बढ़ते हैं। भारत की समुद्री तटरेखा की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? भारत की समुद्री तटरेखा की। भारत की समुद्री तटरेखा की बात करेंगे। अभी हाल में ही क्या हुआ है कि समुद्री तटरेखा की जब हम बात कर रहे हैं तो अभी हाल में हुआ क्या? राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक कार्यालय
हाइड्रोग्राफिक कार्यालय, राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक कार्यालय ने भारत की समुद्री तटरेखा का पुनर्मूल्यांकन किया है। राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक कार्यालय ने जो भारत की समुद्री तटरेखा थी उसका पुनर्मूल्यांकन किया है, और मूल्यांकन के बाद क्या हुआ है, मूल्यांकन के बाद जो भारत की समुद्री तटरेखा थी, वह पहले 7,516 किलोमीटर थी, 7,516 किलोमीटर थी। अब उसका पुनर्मूल्यांकन करने के बाद वह 11,058.81 किलोमीटर हो गई। 11,058 किलोमीटर हो गई। कितनी हो गई? 11,058 किलोमीटर। यानी कि जो भारत की समुद्री तटरेखा थी उसकी लंबाई पहले से बढ़ गई, कितनी हो गई? 11,058.81 किलोमीटर हो गई। यानी एक तरीके से कहना चाहिए 11,099 किलोमीटर, लगभग 11,099 किलोमीटर हो गई। अब इस संशोधन के बाद क्या हो गया, जो राज्य और यूटी हैं उनकी संशोधित तटरेखा में भी परिवर्तन हो गया। अगर सबसे ज़्यादा जो समुद्री तटरेखा है वो किस राज्य की है? गुजरात की है। किसकी है? गुजरात की है। और ये कितनी है कुल? इसकी कुल लंबाई 2,340.62 किलोमीटर है। कितनी है? 2,340.42 किलोमीटर है। उसके बाद दूसरा स्थान तमिलनाडु का आता है। किसका आता है? तमिलनाडु का। और इसकी समुद्री तटरेखा 1,068.69 किलोमीटर है। 1,068.69 किलोमीटर है। उसके बाद तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश का आता है। किसका आता है? आंध्र प्रदेश का। इसकी समुद्री तटरेखा की लंबाई 1,053.03 किलोमीटर है। 1,053.03 किलोमीटर है। उसके बाद महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र की समुद्री तटरेखा 877.97 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। पश्चिम बंगाल की समुद्री तटरेखा 721.02 किलोमीटर है। उसके बाद केरल का स्थान आता है। केरल की समुद्री तटरेखा 600.15 किलोमीटर है। उसके बाद उड़ीसा का स्थान है। उड़ीसा की समुद्री तटरेखा 574.71 किलोमीटर है। उसके बाद कर्नाटक का स्थान आता है। कर्नाटक की समुद्री तटरेखा 343.3 किलोमीटर है। उसके बाद अगला स्थान गोवा का आता है। किसका आता है? गोवा का। अगला स्थान गोवा का आता है। गोवा की समुद्री तटरेखा 193.95 किलोमीटर है। उसके बाद दमन और दीव है। दमन और दीव की कुल समुद्री तटरेखा 54.38 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा अगर समुद्री तटरेखा की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा समुद्री तटरेखा अंडमान और निकोबार की है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। इसकी समुद्री तटरेखा 3,083.50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है। उसके बाद लक्षद्वीप का स्थान आता है। किसका आता है? लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप की समुद्री तटरेखा 144.8 किलोमीटर है। उसके बाद पुदुचेरी आती है। पुदुचेरी, इसकी समुद्री तटरेखा 42.64 किलोमीटर है। कितनी है? इतनी। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें पृथ्वी विज्ञान योजना की बात करें। पृथ्वी विज्ञान योजना किसकी बात करें हम? पृथ्वी विज्ञान योजना की बात करें। पृथ्वी विज्ञान योजना, इसकी मंजूरी की बात करें तो इसको कब मंजूर किया गया? इसकी मंजूरी की बात करें तो इसे 5 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूर किया था। किसने किया था? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। कब किया था? 5 जनवरी 2024 के लिए।
इसकी समय अवधि क्या है? ये 2021 से लेकर 2026 तक की समय अवधि के लिए इसे मंजूर किया गया था। अगर इसके कुल परिव्यय की बात करें तो इसका कुल परिव्यय इस समय में लगभग 4,757 करोड़ रुपए था। इस पर कुल कितने रुपए व्यय किए जाने थे? 4,757 करोड़ रुपए। अगर इसमें शामिल योजनाओं की बात करें, तो इसमें शामिल उप योजनाओं की बात करें जो पहले से ही चल रही हैं, उनमें पहला है वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग प्रक्षेपण प्रणाली व सेवाएं। वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग प्रक्षेपण प्रणाली और सेवाएं, ये इसमें पहली एक उप योजना है। दूसरी है समुद्री सेवाएं मॉडलिंग अनुप्रयोग संसाधन और प्रौद्योगिकी। अगर उसके बाद आगे बढ़ें तो ध्रुवीय विज्ञान, क्रायोस्फीयर अनुसंधान, भूकंप विज्ञान और भूकंप, ये एक योजना है। उसके बाद अगली योजना आती है इसमें अनुसंधान शिक्षा और प्रशिक्षण आउटरीच। ये पृथ्वी विज्ञान योजना के अधीन 5 उप योजनाएं हैं। अब हम बात प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की करेंगे। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की बात करेंगे। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक पैकेज है, एक तरीके का। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक प्रकार का एक पैकेज है। क्या है ये एक पैकेज है। ये पूरी तरह से केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। कैसी योजना है? केंद्रीय क्षेत्र की योजना। इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। कब की गई थी इसकी शुरुआत? वर्ष 2016 में। अगर इसके कुल आवंटन की बात करें तो इसका कुल आवंटन 6,000 करोड़ रुपया था। कुल आवंटन इस योजना के लिए कितना आवंटन किया गया था? 6,000 करोड़ रुपया। शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2016 में। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना है या केंद्रीय क्षेत्र की योजना है? केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अगर हम इसके कार्यान्वयन की बात करें, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के कार्यान्वयन की बात करें तो खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इस योजना का कार्यान्वयन करता है। इसका कार्यान्वयन कौन करता है? खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। अगर हम इस योजना के तहत जो स्कीमें हैं उनकी बात करें तो इस योजना के तहत कौन कौन सी स्कीमें शामिल हैं? इसके तहत निम्नलिखित स्कीम का संचालन किया जाएगा। इस योजना के तहत क्या क्या किया जाएगा, इस विषय में हमें जान लेना चाहिए। इस योजना के तहत मेगा खाद्य पार्क बनाए जाएंगे। मेगा फूड पार्कों की स्थापना की जाएगी। कोल्ड चेन का निर्माण किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग और परिरक्षण क्षमताओं का सृजन किया जाएगा। उसके बाद कृषि प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग क्लस्टर अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजों का सृजन किया जाएगा। साथ में ही खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। मानव संसाधन और संस्थानों का, ये भी एक इसकी उपयोजना है। मानव संसाधन पर भी इस योजना के तहत काम किया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं।